दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और उसके साथ साथ सीज फायर की चर्चा हो रही है, लेकिन इसके बीच राजनीतिक गतिविधियां भी बहुत चरम पर हैं। और खासकर 2025 में जो चुनाव होना है, जिस बड़े राज्य का चुनाव होना है, उस राज्य में पॉलिटिकल सीज फायर कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक सीज फायर जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे, वो सीज फायर है या उससे कहीं ज्यादा उसके पीछे कोई राजनीतिक खेल है, ये समझना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। जिस सीज फायर की हम चर्चा कर रहे हैं, वो बिहार में महागठबंधन या इंडिया अलायंस बनाम एनडीए का नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस की तैयारी गजब की है। इंडिया अलायंस अपने तरीके से तमाम तरह के वोट बैंक को, तमाम तरह के सोशल ग्रुप्स को साधने में जुटा हुआ है। वहीं जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की अपनी तैयारियां जोर पकड़ रही है, जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी भी एक वोट बैंक के दावेदार के तौर पर सामने आ रही है, वैसे वैसे एनडीए के घटक दलों के बीच जो नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर निपटाना चाहते थे, उन सब के लिए नीतीश कुमार की अहमियत बढ़ती जा रही है। सबको लग रहा है कि इस बार का चुनाव अगर नीतीश कुमार के बारे में थोड़ा भी संशय बढ़ा तो हाथ से फिसल सकता है। चाहे सीटों के मामले में संशय बढ़ने की बात हो, चाहे नेतृत्व के मामले में संशय बढ़ने की बात हो, कहीं से भी यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर थोड़ा भी डाउट उनके कोर वोटर को हुआ, मामला बिगड़ सकता है। और शायद इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को है। और भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय से वो कुर्सी पाने की हसरत पाल बैठी है, उस हसरत के पीछे अब राजनीतिक मजबूरी जो अपनी जगह बनाती जा रही है, क्या उसी मजबूरी में जिसके हनुमान खुद को चिराग पासवान कहते हैं, कहीं उन्हीं राजनीतिक राम के इशारे पर राजनीतिक हनुमान नीतीश कुमार से मिलने तो नहीं गए थे? वही चिराग पासवान जो 2020 में, यानी तकरीबन 4.5 साल पहले नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात करते थे, चिराग मॉडल के तहत जेडीयू को 43 सीटों पर लेकर आ गए थे। तो ये तमाम परिस्थितियां जो दिखाई दे रही है, उन परिस्थितियों में चिराग पासवान का नीतीश कुमार के दर पर दस्तक देना, और इसके आगे बढ़कर देखें तो जन सुराज जो बिसात बिछा रही है, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जनसुराज के अप्रासंगिक होने की जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, तो अप्रासंगिकता के दौर में भाजपा के कोर वोट में ही जितना भी हो सके थोड़ा या ज्यादा सेंध लगाने की कवायद ने बीजेपी को और डरा तो नहीं दिया है? आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई है जहां एनडीए के तमाम घटक दल नीतीश नाम केवलम पर टिक गए हैं, वहीं महागठबंधन की तैयारियां नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक तौर पर फायदे का सौदा बनती जा रही है? इन तमाम परिस्थितियों की चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की सियासत पर बड़ी गहरी पकड़ रखने वाले, बिहार की सियासत के लाइव वायर कहे जाने वाले ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे नमस्कार। पहले ये बताइए, जी नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि 5 साल पहले नीतीश कुमार को जेल भेज रहे थे, नीतीश कुमार की सियासत को पहले नंबर की पार्टी से तीसरे नंबर तक लाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले चिराग पासवान आज नीतीश कुमार के यहाँ पहुंचकर ये कहते हैं कि कोई वैकेंसी सीएम पद पर नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है। लेकिन बिहार तो बहुतों को बुला रहा है, और जिन्हें बिहार बुला रहा है, पीएमसीएच में क्या हो रहा है उनके साथ वो भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग तेज तर्रार बनने चलते हैं। खैर, वो पीएमसीएच वाले राजनेता नहीं है, राजनीतिक दल में जाते हैं जो पीएमसीएच में जिनके साथ आज कुछ हुआ। लेकिन राजनीतिक रूप से जो पार्टी 2020 में पीएमसीएच में पहुंच गई थी 43 सीटों के साथ, अब वो पीएमसीएच से निकल करके सीधे सीधे गांधी मैदान या पटना के उस मरीन ड्राइव पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या उस दौड़ की और उसकी ताकत को चिराग पासवान ने भांप लिया है, या महागठबंधन जैसे जैसे मजबूत हो रहा है उसमें नीतीश नाम केवलम जपना ही अब एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है आपको, क्या सूचना आपके पास है? फिलहाल तो यही लग रहा है। फिलहाल आप देखिए, भाजपा हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सीताराम मांझी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम इंडिया के जो घटक हैं, नीतीश कुमार के ही नाम को रट रहे हैं, नीतीश कुमार के ही नाम को जप रहे हैं। पिछले दिनों देखा आपने कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में क्लोज डोर मीटिंग हुई।
उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा इनडायरेक्ट रूप से भाजपा को कैसे साध रहे थे, भाजपा के कुछ नेताओं को लेकर क्या उन्होंने जो बयान दिया। और आज देखिए सबसे जो एक मतलब एनडीए में रहते हुए भी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के जो इक्वेशन है, रिलेशन है, ये पब्लिक डोमेन में है। उसके बावजूद चिराग पासवान का नीतीश कुमार के यहाँ जाना, और चर्चा ये है कि काफी काफी देरों तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। और चिराग पासवान का बयान आना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। और देखिए चिराग पासवान तो छोटे पार्टनर है, मेन पार्टनर आप देखिए बीजेपी के भी नेता में इतना हिम्मत नहीं है। चाहे वो ये बात बीजेपी ये खुद चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री हो, उनके कोई विधायक या कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो, लेकिन बीजेपी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट रूप से इस प्रकार का बयान दे। और पूर्व में जिन्होंने बयान दिया भी है वो आनंद फानन में तुरंत यूटर्न अपने बयान को कहीं ना कहीं वो बयान से यूटर्न होते हुए दिखे हैं। नीतीश कुमार मजबूरी क्यों है आप समझ जाइए। नीतीश कुमार मजबूरी इसलिए है कि आज भी बीजेपी ने पूरे मतलब इतने लंबे कार्यकाल के बावजूद भी यदि 14 से अब तक का आप ये देखे पीरियड देखे तो बीजेपी का गोल्डन एरा है। और गोल्डन एरा में बीजेपी ने कई ऐसे राज्यों में अपने बलबूते सरकार बनाई, लेकिन बिहारी वो राज्य है जहां बीजेपी ना अपने किसी बड़े नेता को किसी कार्यकर्ता को एक एस्टेब्लिश कर पाई, या पैन बिहार एक जो चेहरा होता है वो बना पाई। आज भी पिछड़ों और दलित महादलितों का वोट चाहिए तो वो नीतीश कुमार ही दिला सकते हैं, और ये बीजेपी जानती है। और बीजेपी यह जानती है कि नीतीश कुमार को नाराज करके गठबंधन में रहना आसान नहीं है। तो चिराग पासवान भी बीजेपी के राह पे मुझे लग रहा है कि अब चलते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार को गुड फील करा रहे हैं कि चाचा मैं, यदि आप उम्र के हिसाब से देखें रामविलास पासवान नीतीश कुमार भाई भाई हैं, तो चिराग पासवान भी दूसरे भतीजा है तेजस्वी यादव की तरह। तो ये भतीजा भी कह रहे हैं चाचा आप ही मुख्यमंत्री रहिए, और कुछ एक दो सीट अपने खाते से हमें भी दे दीजिए, क्योंकि बीजेपी कह रही है 18 से अधिक देंगे नहीं। और जेडीयू ने तो स्पष्ट कह दिया है कि लोजपा से मेरा क्या लेना देना, लोजपा तो बीजेपी का मतलब लाइफ पार्टनर है, हमारा जो गठबंधन है बीजेपी से है। तो अब हो सकता है कि नीतीश कुमार को गुड फील कराने के लिए गए हो कि देखिए आपके मुख्यमंत्री पद को लेकर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एक दो सीट झोली में दे दीजिए ताकि हम अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कर पाए। क्योंकि 5 सांसद हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं लोजपा में, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लोजपा को यदि 25 से 30 सीटें नहीं मिली तो कई ऐसे नेता हैं जो पूर्व में तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, वो पार्टी छोड़ के जा सकते हैं और पार्टी को इससे भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये चिंता का सबब चिराग पासवान के लिए बना हुआ है। जी ऋषि जी, एक सवाल ये उठता है कि अब तो बिहार में करीब करीब सभी इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जब से अपना फरमान सुना दिया कि 115 से नीचे जो पिछली बार उनकी सीटें थी उससे नीचे जाने का तो सवाल ही नहीं है। वो तो 122 की बात कर रहे हैं जिसमें मांझी जी को एडजस्ट किया गया था। 7 सीटें उनकी थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की। अब कहा जा रहा है फिर से 122 हमारा है, 7 उनको एडजस्ट कर लेंगे, बाकी आप जानिए। यानी 115 से नीचे जेडीयू नहीं जाएगी। 115 पर जेडीयू आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 95 से ज्यादा का स्कोप नहीं बनता है। 95 भी किसी तरह से बहुत कोशिश करके बनता है। लेकिन चिराग पासवान आज जब नीतीश कुमार से मिले उसके बाद मैंने जेडीयू के कई सारे सोर्सेज को खंगालने की, उनकी तह तक जाकर पता करने की कोशिश की, तो यही पता चला कि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि बीजेपी का काम है आप लोगों की सीटों को एडजस्ट करना, हमारा काम नहीं है। इस मुद्दे पर नहीं, सिर्फ एक मांग जो उनकी थी रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा लगाने की, उस पर नीतीश कुमार ने सहमति दे दी कि वो हो जाएगा। लेकिन अब प्रतिमा भी लगवाएंगे और सीट भी लेंगे, दोनों तैयार नहीं है। सीट वाला मामला बीजेपी के पास और स्टैचू लगाने वाला मामला नीतीश कुमार के पास। क्या लग रहा है अब आपको, भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में अभी कहां खड़ी है? क्या वो नीतीश कुमार की मांगों के सामने झुकने के लिए विवश है, दिल्ली के गणित से या पटना की तैयारी से, या दोनों की वजहों से?
दोनों वजहों से। ऑप्शन क्या है बीजेपी के पास? ऑप्शन क्या है? ठीक है, आपने जातीय जनगणना को लेकर आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, तो आपकी सरकार भी कह रही है कि जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन फिर भी आपके पास वो चेहरा नहीं है जो इस मुद्दे पे आप उसको कैश कर सके। और जातीय जनगणना की बात देखें तो चेहरा तो नीतीश कुमार है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि पिछड़ों का वोट कौन दिलाएगा? यदि नीतीश कुमार को आप नाराज कर देंगे, हर पार्टी चाहती है उसके कार्यकर्ता और नेता मुख्यमंत्री हो, हर पार्टी चाहती है कि वो अपने बलबूते सत्तासीन हो, वो भी बिहार जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, लेकिन बिहार में आज जी तक तो स्टैंड नहीं कर पाई। और आज भी बीजेपी, ठीक है, संख्या के आधारों पे देखिए तो यदि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर आप एनालिसिस कीजिए तो ठीक है, बीजेपी बड़े बड़े भाई की भूमिका में अभी भी है। लेकिन लोकसभा में जो परफॉर्मेंस हुआ जेडीयू बीजेपी का, उस आधार पे देखिए तो जेडीयू की जो सीटों की संख्या है विधानसभा वाइज जो है, जो लीड है, वो बीजेपी की तुलना में अधिक है। तो ये समझने की जरूरत है। आज भी देखिए कई ऐसे पत्रकार पूर्व में लोकसभा चुनाव के समय में, आपको भी याद होगा कि वो जेडीयू को एक तरह से खारिज कर रहे थे, नीतीश कुमार को खारिज कर जी रहे थे कि नीतीश कुमार की राजनीति अब अंत पे है, ढलान पे है। हम दोनों लोगों ने कहा था कि आप देख लीजिएगा अभिषेक जी कि जेडीयू का परफॉर्मेंस बीजेपी से बेहतर आएगा, और जी आया भी। वही सिंगल हालात लार्जेस्ट अभी भी पार्टी है। बन मैं के बिहार से आएगी और वो हुआ। आज भी मैं कह रहा हूं कि यदि जिस जिस दिन नतीजे आएंगे, कोई ऑपरेशन चिराग यदि नहीं होता है, जो जिस प्रकार से 2020 में किया गया, साथ में रहते हुए छुरा भोंकने का काम किया गया, यदि उस प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं होता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, यदि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो। क्योंकि सामाजिक समीकरण इनके पक्ष में है। हालांकि तेजस्वी यादव पैर हाथ मार रहे हैं। कल भी तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर गए थे, कई प्रोफेसरों के साथ उन्होंने बैठक की है, माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब तक आप एमवाई में कुछ ऐड करने के कैपेसिटी में नहीं होंगे, आप ठीक है लड़ाई में आप रहेंगे, लेकिन वो संख्या आपको नहीं मिलने जा रहा है जिसके बल पे आप सरकार बना पाए। जी तो ये बीजेपी भी एक चीज समझती है, नीतीश कुमार है तो लीड है, नीतीश कुमार नहीं है तो 2015 के नतीजों को आपने देखा है, 55 सीटों पे बीजेपी और उनके तमाम एलायंस पार्टनर सिमट गए थे। जी ऋषि जी, एक चीज जानना बड़ा मौजू हो जाता है, क्योंकि बिहार में पहली बार देखिए, जब से हमने होश संभाला, पुराने पत्रकार अपने बताएंगे कि कांग्रेस के जमाने में क्या था। हम लोगों ने कांग्रेस का दौर नहीं देखा है बिहार में। जब से होश संभाला तब से पहली बार बिहार में वोट में कितना बदलेगा वो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चर्चा आपको बिहार में गांव गली और नुक्कड़ तक दिखाई दे रही है। ये पहला बदलाव है। दूसरा बदलाव ये है, अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच राजद पहली पसंद नहीं, कांग्रेस पहली पसंद है। वोट भले ही वो समीकरणों के लिहाज से राजद को दे या किसी को दे, राजद कांग्रेस तो खैर साथ में ही है, लेकिन पहली पसंद है। तीसरा, दलित वर्ग के बीच कांग्रेस पार्टी विमर्श का मुद्दा है एक सेक्शन के बीच। चौथा, जब से भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उसके बाद से जो जनरल कैटेगरी का वोटर जिस पर बीजेपी अपनी मोनोपोली मानती थी, वो वोटर कहीं ना कहीं अब पार्टी छोड़कर कैंडिडेट को प्राथमिकता देने की स्थिति में जा रहा। तो इन चारों ही परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी राजद के लिए अब एक एसेट साबित हो रही है। पहले कहते थे कि कांग्रेस एक बर्डन, अब एक एसेट साबित हो रही है बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो जब से कांग्रेस पार्टी एक एसेट की भूमिका में आई है, एक राजनीतिक पूंजी के तौर पर दिखाई दे रही है महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में, जैसे माले एक पूंजी की भूमिका में थी, उसी तरह से कांग्रेस एक पूंजी की भूमिका में दिखाई दे रही है। वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार टूट रहा है और बीजेपी को यह लग रहा है कि नीतीश कुमार ही एकमात्र रास्ता है जो बिहार में जिनके चेहरे के सहारे डूबना और जिनके चेहरे के सहारे उतरना, दोनों ही वहीं पर जाकर सीमित हो जाता है। क्या ये परिस्थितियां संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि बिहार में महागठबंधन की मजबूती नीतीश कुमार को ताकत दे रही है, मतलब जिसके खिलाफ चुनाव लड़ना है उसी को ताकत दे रही है। ये तो पूरे देश में विचित्र स्थिति है। देखिए, नीतीश कुमार तो चाहेंगे कि राजद को वो संख्या मिले, राजद उतना मजबूत हो जितना उनके लिए जरूरत आगे पड़ सकती है यदि भविष्य में हो।
मतलब वो संख्या राजद के पास हो, यदि वो इधर उधर का जो खेल होता है बिहार में, पलटा पलटी का जो खेल होता है, अदला बदली का जो खेल होता है, तो नीतीश कुमार तो चाहेंगे, नीतीश कुमार तो ये नहीं चाहेंगे कि राजद 10 पे सिमट जाए। यदि राजद 10 पे सिमट जाएगी, और एक अनुमान मैं बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूँ, कि जेडीयू 17-80 पर 80 सीटों पे यदि जेडीयू आ भी जाती है, तो 10 मिला के फिर वो मैजिक फिगर तो आप ला नहीं पाएंगे। तो राजद तो चाहेगी कि कम से कम 40-50 सीटें जो राजद को आए। अब आप पलटा पलटी की बात कर रहे हैं ऋषि जी, आप पलटा पलटी की बात कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे इसी बीच में, माफी चाहूंगा इंटरप्ट कर रहा हूं, आपके पास भी एक 4 व्हीलर गाड़ी है, आप भी अपनी गाड़ी में कभी एमआरएफ का टायर डलवाते हैं, कभी जेके टायर डलवाते हैं, कभी अपोलो का टायर उसमें डलवाते हैं, ये आपकी मर्जी है ना। तो नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में कभी बीजेपी का टायर डलवाते हैं, कभी आरजेडी का टायर उसमें लगवाते हैं, तो स्वाभाविक है कि बदल बदल के गाड़ी कहीं माइलेज अच्छा देती होगी, क्या इसमें बुराई है? तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि नीतीश कुमार तो ये चाहेंगे ना कि राजद वो स्थिति में हो। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस नो डाउट बिहार को गंभीरता से ले रही है। आप देखिए राहुल गांधी के कार्यक्रमों को देखिए, आप बता दीजिए शायद ही राहुल गांधी इतने सक्रिय कभी रहे हो बिहार में। और चर्चा ये भी है कि 27 तारीख को फिर राहुल गांधी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, हाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं एग्रेसिव है। और कांग्रेस देखिए, यदि आप महागठबंधन में देखें तो राजद में अभी जो है संगठनात्मक चुनाव हो रही है कि नया अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन कांग्रेस ने तो कमिटियां तक गठित कर दी है, कोऑर्डिनेशन कमिटी, कौन वार रूम को कौन देखेगा, उसके टीम कौन होंगे, टीम में कौन कौन होगा, ये तमाम चीजें कांग्रेस ने इस पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। राजेश राम जैसे तेज तरार और अनुभवी और वो भी महादलित समाज से आने वाले व्यक्ति को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है। अब इसका कितना फायदा तेजस्वी यादव ले पाते हैं, ये तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो रणनीतिकार हैं इस पर निर्भर करता है। मैं बार बार कहता हूं कि 32 में यदि रविदास समाज के 5-6% यदि एड ऑन हो जाते हैं और साथ साथ गैर पासवान दलित यदि ऐड हो जाते हैं, तो इसका काफी फायदा महागठबंधन को होगा। हो सकता है तेजस्वी यादव सत्तासीन हो जाए। तो इन चीजों पे कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन राजद को बड़ा दिल दिखाना होगा, तेजस्वी यादव को बड़ा दिल दिखाना होगा, राजेश राम की भूमिका को आपको बढ़ाना होगा। कांग्रेस पार्टी भी एक बेहतर नैरेटिव के साथ लोगों के बीच में जाए। हालांकि कांग्रेस कर भी रही है काम। परसों मोहम्मद जावेद मुजफ्फरपुर आए थे। कई ऐसे कार्यक्रम बिहार के हर जिले में, हर जगह कांग्रेस करवा रही है ताकि महागठबंधन और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बने। लेकिन कुछ ऐसे नेता कांग्रेस में हैं जो राहुल गांधी के सकारात्मक अभियान को फेल करने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, पर्दे के पीछे एक यूट्यूबर को इंटरव्यू भी दिया है अखिलेश सिंह पूर्व प्रदेश मैं कौन है वो यूट्यूबर? मैं आप बताइए वो मनीष कश्यप, यूट्यूबर जो मनीष कश्यप है, राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर क्या क्या नहीं पूर्व में कहा, कितने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस और उनके नेताओं के लिए इस मनीष कश्यप ने किया। हालांकि अभी जो खबर आ रही है कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप का डॉक्टरों से झड़प हुई है। और चर्चा ये है, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन चर्चा यह है कि डॉक्टरों ने जबरदस्त कुटाई किया है उनका। ठीक है, देखिए पत्रकारों को, यूट्यूबरों को अपनी सवाल करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से आप भौकाल बनाते हैं ना, वो भौकाल गलत है। आप सवाल पूछने जाते हैं कि भौकाल बनाने जाते हैं, अपनी मार्केटिंग करने जाते हैं, अपना इमेज चमकाने जाते हैं। ऋषि जी यही तो मैं आपको 1 मिनट के लिए ऋषि जी इंटरप्ट करूंगा आपको। पत्रकार का काम सवाल पूछना होता है, इंट्रोगेट करना नहीं। चाहे पॉलिटिशियन हो या सोसाइटी के किसी दूसरे सेक्शन का कोई व्यक्ति, पत्रकार सवाल पूछ सकता है। सवाल पूछना और इंट्रोगेशन दोनों में अंतर है। क्वेश्चन और इंट्रोगेशन में अंतर है। इंट्रोगेशन पुलिस और जांच एजेंसियां करती है किसी का, ना कि कोई मैं वही कह रहा हूं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी अपनी रिपोर्ट देते हैं कहीं जाके इन्वेस्टिगेशन करके। लेकिन कुछ लोगों ने, खासकर कुछ पत्रकार भी टीवी वाले हैं और कुछ सोशल मीडिया वाले भी हैं, वो इस ढंग से सवाल करते हैं जैसे किसी को इंट्रोगेट कर रहे हो। ये गलत है।
तीखी अब से हर तीखी जैसे तीखा सवाल भी, गंभीर से गंभीर पहलू भी बहुत शालीनता के साथ पूछा जा सकता है। जी देखिए, हर 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 जिले में इस प्रकार के पत्रकार हैं जो प्रशासनिक अधिकारी, जो डॉक्टर हुए या जिलाधिकारी हुए, इस प्रकार के दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। एक निगेटिव स्टोरी उस अधिकारी के विरुद्ध चला देंगे, इससे उन अधिकारियों के विरुद्ध जो कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, अपने कामों के प्रति बहुत जुनूनी है, उनके मनोबल पर असर पड़ता है। आप बताइए, डॉक्टर ठीक है, जो बिहार का जो स्वास्थ्य महकमा है उसमें बहुत से खामियां हैं, वो सिस्टम का वो सिस्टम का कहीं ना कहीं वो मतलब मैं उसको ही मानता हूं। लेकिन डॉक्टर तो बेचारे अपने अपनी सेवा दे रहे हैं, और उनके साथ बकझक करना, माहौल टाइट करना, माहौल बनाना, भौकाल बनाना, आपने बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, इंटोग्रेट करना। आप कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, डॉक्टर कोई अपराधी नहीं है जो आप इस प्रकार के माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। जी तो मैं कहा था, मैं अखिलेश सिंह को लेकर ये सवाल कांग्रेस हाईकमान से, कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि जो पत्रकार आपके नेता और पार्टी का इमेज निगेटिव बनाने में उनकी भूमिका रही हो, आप उन यूट्यूबरों को आप इंटरव्यू देते हैं। पॉडकास्ट और देखिए, आप यदि बिहार के यूट्यूबरों पे यदि आप अभिषेक जी फोकस कीजिएगा, तो बहुत से ऐसे नेता हैं पूर्व में सवाल दे देते हैं अपने जो विरोधी नेता हैं उनके विरुद्ध में कि ये सवाल पूछिएगा, और हम कह देंगे ना ना ऐसी बात नहीं है। जैसे एक मैं नाम नहीं लूंगा किसी नेता का, एक पत्रकार हैं, पहले बड़े संस्था में थे, अब यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, तो किसी नेता के लेकर कि वो तो रबर स्टाम्प है, तो अगले नेता कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो भैया ये खेल हम लोग भी समझते हैं। जी तो ऐसे 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 नेताओं पे भी कांग्रेस हाईकमान को नजर मतलब बनाए रखना चाहिए कि भाई जो आपके इमेज को डेंट कर रहा है, आप उसी को आप वेलकम कर रहे हैं। आप सवाल कीजिए, पत्रकारों का काम है सवाल करना, लेकिन किसी के एजेंडा को चलाना ये पत्रकारों का काम नहीं है। जी ऋषि जी, मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, मैं किसी भी एक्टिव पॉलिटिशियन का जब तक बहुत जरूरी ना हो, आमतौर पर मैं इंटरव्यू करने से बचता हूं। अब कोई किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ है, विदेश नीति का, आर्थिक नीति का, पर्यावरण का, उसका इंटरव्यू करना अलग बात है। राजनीतिक विषयों पर इसलिए बचता हूं उनका इंटरव्यू करने से, क्योंकि सबको पता है कि जो राजनीति में अंदर खाने हो रहा है वो आपको इंटरव्यू में नहीं बताएंगे, कोई पॉलिटिशियन नहीं बताएंगे। तो खामखा व्यूज लेने के लिए, खामखा दो चार चुटीले सवाल कर उसको वायरल रील के रूप में प्रचारित कराकर फिर पूरे इंटरव्यू की ब्रांडिंग कराने के लिए इंटरव्यू करना, वो पत्रकारिता मुझे पसंद नहीं है। जिनको करना है वो पॉडकास्ट वगैरह करे, वो मुझे पसंद, वो अपना उनको है, उनको मुबारक। रही बात बिहार की, मूल मुद्दे पर वापस आते हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, जहां तक मेरी जानकारी है अगस्त के लास्ट में सितंबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी। पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन इन सब के बीच तैयारियों के स्तर पर देखें तो तैयारियों के स्तर पर दोनों गठबंधन अभी भी अलग अलग एजेंसियों को झोंके हुए हैं। अलग अलग पार्टियां, एक पार्टी तो दो दो तीन तीन एजेंसी को झोंकी हुई। क्या बीजेपी, क्या जेडीयू, क्या आरजेडी, क्या कांग्रेस, खासकर ये चार पार्टियां तो एजेंसियों को झोंकी हुई है। और यही बात, एक नई पार्टी जो उभर कर आई है उसकी भी चर्चा अभी हम करेंगे। वो किसी एजेंसी को झोंकने में कामयाब नहीं इसलिए हुई है क्योंकि उसके पास सारी एजेंसियों के जन्मदाता तो उसी पार्टी के पास है। भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बने हैं, तो वो किसी एजेंसी को लेकर नहीं आई है। लेकिन ये बताइए, जब तक चुनावी पहलवान सामने नहीं आएंगे, जब तक चुनावी नैरेटिव सेट नहीं होगा, तब तक चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है हम कह नहीं सकते। बिहार अभी भी उसी देखिए, मुद्दे पर वोट कर रहा है, अभी भी, कि नीतीश कुमार को बनाए रखना है। ये मुद्दा 2010 के चुनाव के बाद खत्म हो गया। लेकिन आज ये परिस्थिति है बिहार में कि बिहार में क्या राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता की कमान दी जा सकती है? जो लोग उसके पक्ष में है हाँ कहे, जो लोग उसके विरोध में है ना कहे। अंततः वोटिंग के समय तमाम मुद्दे, ज्यादातर मुद्दे गौण होकर जातीय समीकरण के अलावा फ्लोटिंग वोटर्स के बीच जो बड़ा मुद्दा है, उस सबसे बड़ा मुद्दा यही हो जाता है। क्या बिहार इस चुनाव में इस मुद्दे से अलग हटेगा, या एक मुद्दा ये अब भी विद्यमान है? नहीं, अभी अभी भी वो मुद्दा मुझे लगता है कि लोगों के जहन में है।
जो 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 फ्लोटिंग वोट है उसी आधार पे वोट करते हैं। आज भी जो सामाजिक एक मतलब सामाजिक जो आप ग्राउंड पे जो सामाजिक ताना बाना है, उस सामाजिक ताना बाना के आधार पे ही अभिषेक जी वोटिंग होती है। और एक ये अहम मुद्दा है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के मन में जब वोट देने जाते हैं तो तमाम मुद्दों के साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी होता है कि क्या राजद को सरकार में लाना है या राजद को सरकार में नहीं लाना है। और मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव को इस पे काम करना चाहिए। जो 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 सामाजिक डिफरेंसेस हैं उसको आपको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, कितना फायदा होगा मैं बार बार कह रहा हूं कि एमवाई से आगे आपको सोचना होगा। अब तो चर्चा ये भी है कि राजद परिवार में सब कुछ सामान्य नहीं है। कल भी आपने जीवेश मिश्रा का बयान देखा कि तेज प्रताप जो है तेजस्वी से अधिक टैलेंटेड है, उसमें देशभक्ति अधिक है। मतलब झगड़ा लगाने का प्रयास लोग बयान दे रहे हैं। देखिए मेरे कहने का अर्थ ये है कि झगड़ा लगाने का प्रयास किया जा रहा है परिवार में ही। हालांकि परिवार में भी कुछ लोग जो है अति महत्वाकांक्षी हैं, परिवार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी की ताजपोशी से अंदर खाने नाराज हैं। तो इन चीजों पे आपको काम करना होगा, एमवाई से आगे सोचना होगा, और सोचना ही नहीं होगा, उन लोगों का दिल भी जीतना होगा। जब आप दिल जीतने के दिल जीत लेंगे तो आपको सत्ता से आने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सुनिए, मैं एक बात के खत्म करूंगा। लेकिन मुझे आज भी मैं कायम हूं और आप भी मेरे बात से सहमत होंगे, अभी तक कोई भी पार्टी या कोई गठबंधन एजेंडा सेट करने में कामयाब नहीं हुई है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। जैसे 2020 में नौकरी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, उस पर नैरेटिव सेट करते हुए तेजस्वी यादव सफल रहे। लेकिन हालांकि चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन एक नैरेटिव बना था जॉब का मुद्दा। लेकिन इस चुनाव में अब तक, आगे क्या होगा नहीं कहेंगे, लेकिन अब तक नैरेटिव बनता हुआ, एक स्पेसिफिक नैरेटिव बनता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। खैर, आपने तेज प्रताप वाली बात की, उसी पे मैं आपको कहना चाहता था कि बीजेपी के भी एक नेता है, बड़े नेता, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल होता है, घोड़े खा रहे घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। कुछ लोग इसे एक खास नेता पर तंज के रूप में देखते हैं। खैर, हर पार्टी में इस तरह की चीजें होती है, कह नहीं सकते कि कहाँ है कहाँ नहीं है, किसने किस मकसद से कहा, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन बात जब बीजेपी की आ गई है, किसने कहा तो ये बता दूंगा, किसके लिए कहा नहीं बताऊंगा। नितिन गडकरी ने कहा था। आप किसके लिए कहा था आप जनता पे छोड़िए। खैर, वो जो कहते हैं राजनेता, उनकी भाषा वही जाने। मेरा एक सवाल है, जो ये पटना में पीएमसीएच में जो घटना हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब पत्रकारों को उतना एग्रेसिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइए बिना कसूर के। ऋषि जी, जब बिहार में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस या जिसे चमकी बुखार कहते हैं उसका कहर था, दिल्ली से एक सोनाम धन्य बड़ी महिला एंकर आई थी मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में, और डॉक्टरों से जब उन्होंने इसी तरह से इंट्रोगेशन के अंदाज में पहुंच करके, जो बेचारे डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनसे जब इसी तरह अंदाज में बात करने की कोशिश की थी, तब दूसरे प्लेटफॉर्म पर था, तब भी मैंने उसकी आलोचना की थी। ये गलत है, ये तरीका ठीक नहीं है कि किसी से जाकर के आप इस तरह से, आप अस्पताल की कुव्यवस्था पर सवाल उठाइए, लेकिन आपको वही वक्त मिला हुआ है जिस वक्त एक महामारी आई हुई थी। ये वही वक्त मिला हुआ है जब आप एक मरीज को दिखाने गए हैं। देखिए पीएमसीएच की याद नहीं आती है किसी को। और छोड़ दीजिए, उनकी बात छोड़ दीजिए, समय जाया नहीं करेंगे ऐसे लोगों को हम। मैं दो सेकंड लूंगा कि चाहे पीएमसीएच हो या एसकेएमसीएच हो या डीएमसीएच हो, डॉक्टर तो एक छोटा सा हिस्सा है उस सिस्टम का। सबसे बड़ा प्रबंधन तो सिस्टम में है, और सिस्टम को जो चलाते हैं उन लोगों में है। किस प्रकार से पैसों का बंदरबाट होता है, मतलब करोड़ों रुपया तमाम अस्पतालों को मिलता है, वो पैसा कहाँ जाता है? आप देखिए ना, डीएमसीएच, पीएमसीएच और एसकेएमसीएच के आईसीयू का या सीसीयू की व्यवस्था देखिए, वहां के अस्पताल का व्यवस्था देखिए, आपको लगेगा कि आप अस्पताल में नहीं है, कहीं और है। आईसीयू में कुत्ते बैठे होते हैं अंदर में।
मतलब जहां मतलब क्या आईसीयू बात में आप कर आप रहे हैं, आप बताइए। नहीं ऋषि जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। कुछ हम्म, सनातनी, तथाकथित सनातनी इससे आहत हो जाएंगे। युधिष्ठिर के साथ आप भी मेरे अंत समय तक कुत्ता गया था। आईसीयू में कुत्ता आप बैठा ऐसा हुआ तो आपको क्या दिक्कत है? आप ऐसे आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ दिल्ली दिल्ली से मेरे साथ आप कभी आप मुजफ्फरपुर आइए या किसी भी सरकारी अस्पताल में ले चलिए। आईसीयू की जो व्यवस्था है मैं आपको दिखाऊंगा। माननीय मंगल पांडे जी को भी इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, आप 500-600 बेड का अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं, उस अस्पतालों का क्या स्थिति है वो देखिए ना। अब मंगल पांडे जी के साथ खुद हादसा हो चुका है। जो 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 शू कवर है उनको सर पे पहना दिया था अस्पताल प्रबंधकों ने। ऋषि जी मुद्दे पर आते हैं। आपने बहुत सही बात जी कही, लेकिन मैंने कहा ना, कोई तथाकथित सनातनी आपसे आहत हो जाएंगे, कहेंगे कि देखिए भाई, कुत्ता आईसीयू में पहुंच गया, इनको दिक्कत हो रही है। सच्चा एक समाजवाद है कि एक कुत्ता भी आईसीयू में इलाज होता है। एक मैं मन की बात और कह दूं आपको। बहुत लोग मन की बात करते हैं, एक पत्रकारों का भी मन की बात होनी चाहिए। देखिए, जो जितने भी जो मेडिसिन मिलते हैं सरकारी अस्पतालों में, मैं अपने नेताओं से, उस विभाग के ब्यूरोक्रेटों से निवेदन करता हूं कि आप पर्सनल यूज में भी उन दवाओं को लाइए। जब हमारे जी, महानुभाव नेता मंत्री बीमार हो तो जो सरकारी अस्पताल में जो दवा मिलते हैं उसका उपयोग खुद भी करना चाहिए। चलिए। बहुत खराब दवा की स्थिति है बात आप अभिषेक जी। देखिए। जी जी, स्थिति तो खराब है, उसी के लिए तो जनता की अदालत में 5 साल बाद समय आया है। जनता क्या करेगी वो अलग बात है, लेकिन छोटे छोटे दो सवाल है। पहला सवाल, चिराग पासवान का नीतीश कुमार के सामने जो कथित राजनीतिक सरेंडर है, वो चिराग पासवान का सरेंडर है या वाया चिराग पासवान ये बीजेपी का सरेंडर है? दोनों का है। चिराग पासवान को ताकत कहां से मिलती है? बीजेपी से मिलती है। अभी तो चिराग पासवान कहते हैं कि राम के हम हनुमान हैं। ये जी। राम का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? हालांकि भगवान हनुमान तो महाशक्तिमान थे। हम्म, हालांकि उनके भी आराध्य भगवान राम रहे हैं, राम रहे हैं। हम हम्म, लोग के भी आराध्य भगवान राम रहे हैं, भगवान हनुमान हैं। लेकिन जी, ये राजनीति में हमारे जो हनुमान हैं उनको राम की क्या जरूरत है? तो ये हम्म, राजनीतिक रूप से जो हनुमान है यानी चिराग पासवान है, वो नीतीश कुमार के दरबार में एक तरह से सिलेंडर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बीजेपी का भी सिलेंडर है। बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है? अभिषेक जी, आप सब मुझे समझा दीजिए ना। यदि माइनस जी, नीतीश कुमार एनडीए की आप परिकल्पना करते हैं तो मुझे वही 55 55 और 60 सीटों वाली एनडीए दिख रही है, जो 2015 में हम्म, 55 सीटों पे एनडीए सिमट गई थी। जी, और उस समीकरण में भी सेंध लगता हुआ दिख रहा है। आपने जातीय हम्म, जनगणना कराने का मन बना लिया है तो क्या फॉरवर्ड नाराज नहीं होंगे? पहलगाम मुद्दे का जी, आपको फायदा नहीं मिलने जा रहा है। जिस प्रकार से आपके जी, नेताओं ने किरकिरी की है, ट्रंप, आपके जो ट्रंप भैया हैं, हाउदी मोदी, और अब की बार ट्रंप सरकार जो आप किए थे और को उम्मीद था कि ट्रंप हमको पीठ थपथपाएगा। ट्रंप ने जो आपका हाल किया है, विजय शाह ने आपका जो हाल किया है, जगदीश देवरा ने आपका जो हाल किया है, हम्म। उससे स्थिति और खराब हो गई है इनका बीजेपी का। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवाद ने और एसआईटी बना दी है। सांस्कृतिक जी, राष्ट्रवाद के नाम पे अब मुझे आश्चर्य लगता है कि विजय साहब पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही बीजेपी। इससे पूर्व जी, कई बार उन्होंने ऐसे घटिया बयान दे रखा है। देश के बेटी और देश के वीर जवानों के लिए इस प्रकार का बयान, जी। बताइए। अच्छा ये सेना ऋषि का जी, अपमान नहीं है। अब हमारे ऋषि गोदी जी मीडिया वक्त वाले थोड़ा, को ये हमारे गोदी मीडिया वालों को ये नहीं लग रहा है कि सेना का अपमान है? ऋषि जी वक्त थोड़ा कम है, आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। सबसे महंगा किराया मैंने देते हुए देखा है बिहार में। लोग बिहार को गरीब राज्य कहते हैं। इतना बड़ा किराया किसी ने नहीं दिया होगा जितना बड़ा किराया मैंने देते हुए देखा है। और किराए में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी ही दे दी गई है। ये मैं नहीं जानता कितना किराया है या वो किराए में दी गई है क्या है, लेकिन लोग तंज की भाषा में कह रहे हैं कि काश उनके घर में भी कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाले या कोई होते। काश नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ऋषि मिश्रा जी के फ्लैट में होते और भारतीय जनता पार्टी किराए में दे देते कि चलिए भाई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन जाइए। यही काम जन सुराज वाले प्रशांत किशोर ने तो नहीं किया। मुझे नहीं पता क्या किया है, लेकिन जिससे पूरा हाउस में वो कई सालों से रह रहे थे, उनका काम वहां से चल रहा था।
जन सुराज और पदयात्रा सब कुछ चल रहा था, वहीं से मॉनिटर हो रहा था जैसा बताया जाता है। अब उस शेखपुरा हाउस के मालिक और पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह को जन सुराज ही सौंप दी गई। जन सुराज के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। क्या लगता है, इतना बेहतरीन किराएदार ऋषि जी आपको हमको कभी मिलेगा कि नहीं? देखिए, आप प्रशांत किशोर का क्या रणनीति है समझ में मुझे भी समझ में नहीं आती है कि जितने भी फूके हुए कारतूस हैं, जितने भी एक्सपायर मेडिसिन हैं, आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं। परसों या कल या परसों आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय अरे कर ऋषि लिया। जी, आपने एक्सपायर मेडिसिन की बात की। एक्सपायर मेडिसिन मैंने खुद देखा है, बिहार में पोल्ट्री फार्म वाले खरीदते हैं और जो मुर्गा सबका वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको पाउडर बना करके दाना में मिला के खिलाते हैं। उससे जल्दी जल्दी 1 सवा किलो 1.5 किलो का हो अब जाता है, वो चिकन ब्रीड होती है। मैं वही कर रहा हूँ। उदय सिंह पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, एनके सिंह के भाई हैं, जो जाने माने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके भाई हैं। पूर्णिया से कई बार वो सांसद भी रहे हैं, लेकिन पूर्णिया उदय सिंह एक तरह से फूके हुए कारतूस है। आप देखिए कि कई बार से उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा है। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जैसे तेज तरार अच्छे रणनीतिकार को ये कौन सलाह दिया है कि उदय सिंह को अध्यक्ष बनाए? अरे आपको राजनीति करनी थी इस पर। अभी जो राजनीति का जो माहौल है, आप खुद जनरल कास्ट से आते हैं, आप किसी अति पिछड़े दलित महादलित समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को आप अध्यक्ष बनाते हैं? ये तमाम जो अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन है, उनको आप ले रहे हैं। यदि अब मुझे 2-3 नाम याद आ रहा है, एक तो आरसीपी सिंह हो गए, एक तो उदय 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 जी हो गए, एक हमारे यहाँ सीतामढ़ी में सीताराम यादव है। आप देखिए तमाम जो एक्सपायरी नेता है, जो सीतामढ़ी में सीताराम यादव एक तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनको 5,000 वोट भी नहीं आएगा। अब उनको उन्होंने अपने पार्टी में ले लिया है। ऋषि जी ये तो बताइए, ऐसे नेताओं को इकट्ठा करके आप क्या मतलब कौन से रणनीति पे काम कर रहे हैं? ऋषि जी ये आप बताइए, फ्रेश चेहरा ऐसा लाते ना। आपको भी चाहिए? अरे भाई, मुजफ्फरपुर में हमारे दो हम पटना में तो मेरा आवास नहीं है, लेकिन दिल्ली में है। तो दिल्ली में तो मैं खुद रहता हूँ। और क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर में 2 फ्लोर खाली है। यदि कोई ऐसा नेता हो तो आप मुझे भी मदद करें, ताकि मैं भी भविष्य में किसी पार्टी का। हाँ, 1-2 साल किराया ना दे और पूरी पार्टी आपको सौंप दे। 2 साल क्या 3-4 साल भी ना दे, लेकिन अध्यक्ष बना दे भाई। चलिए चलिए, बिहार की राजनीति में दरअसल एक चीज है, किराएदार पार्टी वसूल ले रहे हैं किराए पे। फिर किराए में वसूले आने से व्यंग और सटायर के रूप में ही आप देखिए, लेकिन हकीकत यही है कि जिनके मकान में रह रहे थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लेकिन एक टिप्पणी लास्ट में आपसे, देखिए हो सकता है प्रशांत किशोर में कोई जो होता है ना, फेयर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जो शब्द होता है अंग्रेजी का, वो हो कि किसी। हाँ, देखिए आप विद्वान आदमी तो पकड़ लेते हैं। देखिए, तो मुझे लगता है कि उनमें ये भाव है कि ऐसे किसी नेता या किसी फ्रेश चेहरा को बनाएंगे तो हो सकता है कि वो भविष्य में उनको ही चैलेंज कर दे पार्टी में। तो ऐसे ही फूके हुए कारतूस को अध्यक्ष बना देना। अब उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम मैं भी नहीं जानता हूँ। हाँ, चेहरे से पहचान जाऊंगा कि यदि मंच पे वो रहेंगे तो मैं ऐसे थोड़ा सा दाढ़ी रखते हैं ऐसे करके, गोल सा मेरे जैसा गोल चेहरा है, लेकिन यहाँ पे यदि मेरा दाढ़ी ऐसे बना दीजिएगा तो वो अध्यक्ष दिख जाएंगे। तो लेकिन नाम मैं नहीं जानता हूँ। तो ऐसे लोगों को आप अध्यक्ष बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाव है प्रशांत किशोर में। एक संक्षिप्त टिप्पणी 10 सेकंड में आपसे चाहेंगे। नीतीश कुमार की एनडीए में बढ़ी हुई बार्गेनिंग पावर और उसकी एनडीए के द्वारा अघोषित रूप से ही सही, लेकिन सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के बाद, क्या बिहार का चुनाव अब नीतीश बनाम तेजस्वी है या नीतीश बनाम इंडिया अलायंस है? मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूं, हालांकि तमाम दर्शक जो है हम लोगों के लिए नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, हालांकि उनका ये अधिकार है। मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूं कि जो खेल होगा या खेला होगा, चुनाव के बाद होगा। जी। और नीतीश कुमार अपने शर्तों पे चुनाव लड़ेंगे। और आप देख लीजिए 115 से कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। यदि 122 का फॉर्मूला दिया गया तो हो सकता है उसमें भूपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करना पड़े। ठीक है, लेकिन 115 से कम सीटों पे चुनाव
नहीं मेरा लड़ेंगे। सवाल ये है, और चुनाव के बाद सुन लीजिए, चुनाव के बाद जेडीयू का सबसे बड़ा शर्त होगा कि निशांत कुमार पार्टी के चेहरा होंगे और निशांत कुमार पार्टी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इन शर्तों को बीजेपी और तमाम अलायंस पार्टनर को मानना पड़ेगा, क्योंकि संख्या वो इतनी ऋषि जी, जेडीयू के पास समय होगी। यदि बीजेपी उनके शर्तों पर नहीं चलती है तो फिर नहीं देखिएगा क्या ऋषि जी, खेला होगा। आप चुनाव के बाद की बात कर रहे हैं, मेरा चुनाव सवाल और संक्षिप्त जवाब उसका हम जानना चाह रहे हैं कि ये चुनाव अब जब नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति हो गई है चिराग पासवान के उनके घर जाने के बाद, तो ये चुनाव ये नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव है या नीतीश कुमार बनाम महागठबंधन या इंडिया गठबंधन? देखिए, नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव ये चुनाव होने जा रहा है और इसमें तो नीतीश कुमार को नेचुरल फायदा, बेनिफिट है। नीतीश कुमार को फायदा होगा, बिल्कुल फायदा और होगा। यदि ये चुनाव नीतीश कुमार बनाम इंडिया गठबंधन हो गया तो, जिसमें सामूहिक फिर नेतृत्व तेजस्वी यादव, राजेश राम सबका, तो फिर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, राजद को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, अपने अलायंस पार्टनर के नेताओं को प्रमोट कीजिए, तभी जाके उस समाज का वोट आपको मिलेगा। और उस समाज का वोट मिलेगा तो 32 से आप 38 होंगे, हो सकता है 32 से 40 हो जाए और आपकी जो सीटों की संख्या 120 130 के आसपास पहुंच जाए। लेकिन बड़ा दिल दिखाना होगा। और राजेश राम एक बड़ा आपके तर्कस में तीर है, उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। जी चलिए, ये सब काम एग्जिट पोल किसको कितनी सीटें आएंगी ये बताने का काम चुनाव के पहले वो लोग करते हैं जो सीधे सीधे इस्लामाबाद पर कब्जा करा देते हैं गोदी मीडिया वाले, और सेना भी घुसा देते हैं पाकिस्तान में। वो लोगों को करने दीजिए। हम लोग जब चुनाव पीक पर पहुंचेगा तो कुछ नंबर तो नहीं लेकिन कुछ हालात की जानकारी जैसे लोकसभा चुनाव में दी थी कि बिहार से जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में होगी, और वो हुआ था। कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किया था। हम इस तरह तो बता सकते हैं, लेकिन नंबर में चुनाव के पहले ना हम एग्जिट पोल करने के लिए मेरे पास टीम है और ना उस एग्जिट पोल पर हम भरोसा करते हैं, लिहाजा हम नहीं करेंगे। रही बात बिहार की, तो एक बात साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार का चुनाव अंततः नीतीश कुमार ने अपने नेतृत्व का लोहा एनडीए गठबंधन के अंदर तो मनवा लिया है। भले ही नरेंद्र मोदी ने उनके नाम की घोषणा की या नहीं की, लेकिन असली चुनौती इंडिया गठबंधन में नहीं बल्कि असली चुनौती तब भी एनडीए गठबंधन में है कि बीजेपी को भी लग रहा है इस बार फिसल गए। तो जाति जनगणना के बाद ये फिसलन वो भी बिहार जैसे राज्य में इतनी बड़ी हो सकती है कि शायद 40-50 साल का सूखा आ जाए। अभी नहीं तो कभी नहीं वाले हालात में बीजेपी यदि फिसल रही है तो फिसलन दिल्ली की मजबूरी भी है, सत्ता की मजबूरी, नरेंद्र मोदी की कुर्सी को बचाए रखने की मजबूरी, और इन सब से आगे बढ़कर इंडिया अलायंस की ताकत को रोकने की दिशा में नीतीश कुमार क्या, अगर 2 सांसदों वाले एचडी कुमारस्वामी के सामने भी झुकना पड़े तो बीजेपी के लिए वो झुकना मजबूरी बनता जा रहा है। और इसी मजबूरी का फायदा हर दल, हर गठबंधन में हर अलायंस पार्टनर उठाता रहा है, क्या यूपीए क्या एनडीए, सबके सरकारों के दौर में सबने इस बात को देखा है और महसूस किया है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।